नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से करेंगे। हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए जा रहे हैं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम। ये एक बड़ी खबर इस वक्त। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ऋषभ पंत से मिलने के लिए देहरादून में उस अस्पताल में पहुंच रही है और रवाना होने से पहले डीडीसीए ने कहा है कि जरूरत पड़े तो ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा सकता है। और कल हादसे में ऋषभ पंत घायल हुए, वो खतरे से अब बाहर बताया जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब खतरे से बाहर है। हालांकि ऋषभ के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उनके घुटने और माथे पर भी चोट लगी है। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पीएम मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके परिवार वालों से बातचीत कर उनके सेहत की पूरी जानकारी ली थी। और थोड़ी देर पहले ही एक्टर अनिल कपूर, एक्टर अनुपम खेर भी ऋषभ पंत से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने भी मुलाकात की और कहा कि हमने उन्हें हंसाया भी। डीडीसीए के अध्यक्ष श्याम शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपकी टीम ऋषभ पंत से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कब तक आप लोग पहुंचेंगे और क्या आप देखेंगे? पहली बात तो ये कि हमारे अध्यक्ष रोहन जेटली जी कल से लगातार टच में है डॉक्टर्स की टीम से। वो रेगुलर पता कर रहे हैं कि कैसा कर रहा है ऋषभ, रिकवरी। और फिर उन्होंने मुझे कहा है कि जाइए, खुद अपनी टीम जाइए वहाँ और ऋषभ से मिलिए और सारे डॉक्टर से मिलकर देखें कि क्या रिकवरी है, क्या चोटें हैं बच्चे को। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सारी दुनिया मतलब पूरी प्रार्थना कर रही है कि लड़का जल्दी से ठीक हो जाए। और शुक्र है भगवान का कि बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं है जितना पता चला है। बाकी डॉक्टर से मिलने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या कह रहे हैं। सर, क्या एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी लाया जा सकता है ऋषभ पंत को? इस तरह की आपकी प्लानिंग है? और कितने सदस्यीय टीम आपकी जा रही है? देखो, हम 3 लोग जा रहे हैं और उसमें प्लानिंग तो बीसीसीआई भी हमारे जय शाह जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे वो बेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से भी। और डीडीसी भी हमेशा खड़ा है अपने प्लेयर्स के साथ। सर, जब से हादसा हुआ है उसके बाद से क्या आपकी ऋषभ पंत, उनकी फैमिली से बातचीत हुई है? आपकी तरफ से किस तरह से आश्वस्त किया गया ऋषभ पंत एंड फैमिली को? देखो, भगवान का शुक्र है, रोहन जी लगातार बात कर रहे हैं, उनके परिवार से बात हुई है, बात हुई होगी उनकी। तो बाकी मैं बताता हूँ आगे जाके कि क्या है कैसा है। जितना हो सके भगवान का शुक्र मनाओ हम कि इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद, कार की हालत देखने के बाद आज बच्चा ठीक है, सकुशल है, मुस्कुरा रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका आज तक से बात करने के लिए। श्याम शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं डीडीसीए के, उनका कहना है कि अगर लगा ऐसी परिस्थितियां लगी तो एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी लाया जा सकता है। 3 सदस्यीय ये टीम है जो डीडीसीए की है और वो रवाना हो गई। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो जरूर देहरादून में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, सबसे पहले तो अभी ये बताएं कि क्या उनका जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी हुआ है? ऋषभ पंत की तबीयत इस वक्त कैसे, एग्जैक्टली कितनी चोट ऋषभ पंत को आई है अभी? जी राजीव, देखिए इस समय हम मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस आपको दिखाते हैं, एक एलिशान बिल्डिंग है मैक्स हॉस्पिटल की और यहीं पर ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है इस समय। कल उनका एमआरआई हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का एमआरआई हुआ था, जिसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। इसके साथ साथ उनके लिगामेंट में जो फ्रैक्चर है उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी सामने आई है और लिगामेंट में जो इश्यूज हैं उनके, उसको लेकर भी एक एमआरआई आज किया जाएगा, क्योंकि पेन की वजह से वो हो नहीं पाया था, लेकिन आज वो होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जो है उन पे निगरानी रखा हुआ है। उनको किस तरीके का फूड देना है, किस तरीके की मेडिसिन देनी है, वो सब उनको दी जा रही है। और आईसीयू में उनको इसलिए रखा गया है ताकि एक एहतियातन के तौर पर उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। इंडियन क्रिकेट स्टार है ऋषभ पंत और लाखों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और देश के तमाम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और मैदान पे उतर कर एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके साथ साथ आज सुबह ही अनिल कपूर और अनुपम खेर उनको मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हमने ऋषभ पंत को हंसाया भी और ऋषभ पंत के फैन के तौर पर वो यहाँ पहुंचे थे उनको देखने के लिए। और उनका कहना है कि ऋषभ पंत जो है एक फाइटर है। हमने तस्वीरों में देखा था कि ऋषभ पंत किस तरीके से एक्सीडेंट के बाद भी अपना आपा नहीं खोया उन्होंने। जिस तरीके से एक हादसा होता है उसके बाद कोई भी इंसान अपना आपा खो देता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, लेकिन सूझबूझ से वो डटे रहे, वो लोगों को रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। और वैसे ही वो यहाँ पर अभी मैक्स हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड
कर रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट तो रिकवरी भी अंकित तेजी उनका से हो चल रही रहा है। है, लेकिन जो उनकी इंजरीज हैं वो कितनी सीरियस हैं, जो हेड इंजरी है वो कितनी सीरियस है, डॉक्टर इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, हेड इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। हेड इंजरी जो सर पे है, 2 कट्स लगे थे, जैसे कि कल बीसीसीआई का प्रेस रिलीज भी आया था, उन्होंने उसमें बताया था कि जो पीठ पे है, जैसे एब्रेशंस भी बोलते हैं, वो बर्न इंजरीज उनको सस्टेन हुई थी और उसके साथ साथ हेड इंजरीज भी हुई थी। उसको लेकर उसके साथ साथ उनके फेस पर भी कुछ कट्स और वुंड्स थे, जिसको लेकर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। और जो उनकी हेल्थ की स्थिति है वो अच्छी है, खतरे के बाहर है, कोई सीरियस और घबराने वाली बात नहीं है। उनके लिगामेंट में फ्रैक्चर है, जिसको लेकर लगातार इलाज चल रहा है। अब ये देखना होगा कि कितने समय में वो ठीक हो पाते हैं और मैदान पे उतर पाते हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की जो मेडिकल टीम है वो जल्द ही यहाँ आ सकती है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको एयरलिफ्ट करा के दिल्ली ले जाया जाएगा। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपना असर बनाए रखें। तो आपको बता दें कि इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन बहुत सीरियस इंजरी उनको नहीं है, स्पेशली हेड में। हालांकि लिगामेंट में उनको कुछ फ्रैक्चर बताया जा रहा है, कुछ प्लास्टिक सर्जरी भी उनकी हुई है, क्योंकि उनको चोट चेहरे पर भी आई हुई थी। कहां कहां पर चोट एग्जैक्टली है ऋषभ पंत को? उनको हेड में इंजरी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो कितना भयावह था वो अब साथ साथ में हम आपको दिखा भी रहे। गाड़ी स्पीड में थी, डिवाइडर से टकराती है और सेकंड कुछ मिनटों के बाद उसमें आग लग जाती है। उनकी पीठ में काफी जख्म है, कुछ तो जब पीठ उनकी पूरी तरह से रगड़ भी गई थी, जली भी थी। उनके घुटना में जो है लिगामेंट में फ्रैक्चर है, उनके पैर में चोटें हैं और उनके टखने में चोट आई है। उनके शरीर के इन इन हिस्सों में चोट आई है। जितना भीषण ये हादसा था उसमें ऋषभ पंत बच गए, बहुत बड़ी बात है। उनकी गाड़ी ने उनको बचा लिया। सीसीटीवी में पूरा का पूरा हादसा कैद हुआ है। उनके सिर में, पैर में, घुटनों पर चोट आए हैं और हादसे का जो पहला विजुअल है वो भी सामने आया है। इस बीच में आपको बताते हैं कि एक्टर अनुपम खेर, एक्टर अनिल कपूर ऋषभ पंत से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको एक बार सुनाते हैं। He is much better. His spirits are very high. और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और हाँ। मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो ही शुड बी फाइन। सर सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है उनकी ये मदद? सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं, मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने लगे। अच्छे हैं वो, सब अच्छे हैं। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। अच्छा बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है, ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स and he is on the ground, you will see him playing. And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ fog होती है रात को। और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो सीसीटीवी में जिस तस्वीर को आप लगातार देख रहे हैं, जिस जगह पर यह हादसा उसको लगातार देख रहे हैं, हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ठीक वहीं पर पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज AMG पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा। इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये
यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। आलोक दास के साथ रुड़की हाईवे से मिलन शर्मा, आज तक। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वो गाड़ी भी देखी और उस गाड़ी की हालत भी आपने देखी। बहरहाल ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, उनके लगातार टेस्ट हो रहे हैं, उनका एमआरआई भी हुआ, उनका एक्सरे भी हुआ है। उनके एक्सरे की ही तस्वीर हमारे पास भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है ऋषभ पंत का जो है एक्सरे, हालांकि उनके जो लिगामेंट है उसमें फ्रैक्चर हुआ है। अब ये कब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये जो है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। हालांकि कम से कम 6 महीने तो बताया जा रहा है कि उनको रिकवर करने में लगेंगे ही, लेकिन ये उनकी एक्सरे की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी तेज रफ्तार में थी, डिवाइडर से जा टकराती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ऋषभ पंत किसी तरह से शीशा तोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बीच में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील वहां पर पहुंचते हैं। वो फौरन पहुंचते हैं, उनके साथ उनके जो साथी होते हैं वो पहुंचते हैं और ऋषभ पंत की जान बचाते हैं। सुशील से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। सुशील कुमार जी बस चला रहे थे, हम इनसे पूछते हैं। सुशील जी, क्या देखा आपने? सबसे पहले कब नजर पड़ी आपकी? नजर तो जी जैसे शिकारी की नजर शिकार पे होती है, तेर पे, तो मैंने देखा भाई हमारी नजर रहती है आगे पीछे गाड़ियों पे, आगे वाली पे, पीछे वाली पे, अपनी पे भी। मैंने दूर से देखा, मैं कनेक्टर बातें करते रहते हैं, किसकी भी नजर गई भाई ये गाड़ी बहुत इंतर हो रही है। वो क्यों 200-300 मीटर पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि लाइटें ऐसे डडगुमा रही थी। मगर भाई गया ये तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। इतनी बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए, डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी वो तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी, तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। तो मेरे बचाव ये रह गया। वो जैसे ही मैंने ड्राइवर साइड में करी, क्योंकि फासला था 100 मीटर का होगा, वो ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड में गाड़ी निकल गई। विषमपत की मैंने देखा भाई गाड़ी में आग लगी। मैं एक साइड ब्रेक मारे जबरदस्त, उस साइड से मेरा कनेक्टर परमजीत नैन उतरा, एक साइड से मैं खिड़की से स्पीड से देखा, तो हमने वो आधा वैसे इस टाइप में था, हमने आधे के बाहर निकाला, खींच लिया हमने जी। देखो मैं डेड हो रहा था, वो तो कुछ में ऐसा लगा, हमने खींचा, कुछ उसका खरोच से भी आई, वो हमारे खींचने से भी आई है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमें प्रायोरिटी थी जो इसके अंदर बच्चे ना हो, लेडीज ना हो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा। उसको बचाने के लिए वो फिर उसको डिवाइडर पे लौटाया ना हमने, तो होश आ गया उसको थोड़ा। हाँ, मैं गाड़ी को जब आप लोगों ने गाड़ी से खींचकर उन निकाल रहे थे ऋषभ पंत को, तो वो बेहोश थे? बेहोश थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेहोश थे। सोचिए, जो ड्राइवर थे वो कह रहे हैं कि उनको लगा कि शायद ऋषभ पंत बचे नहीं, उनको नहीं पता था कि वो ऋषभ पंत थे, लेकिन उनको लगा कि गाड़ी में जो सवार है शायद वो बचा नहीं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कि दूसरों को बचाए, लेकिन कोई और गाड़ी में सवार नहीं था। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ग्राउंड पर पहुंची, ग्राउंड रिपोर्ट और उन्होंने तैयार करके भेजी, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज आग की चपेट में आ गई और इस वक्त जो रेलिंग्स तोड़कर ये गाड़ी यहां पर गिरी थी, उन्हें वापस लगाया जा रहा है। ये NHAI की तरफ से जो लोग यहाँ पर भेजे गए हैं, ये जो सारी पटरियां आपको टूटी दिखाई दे रही हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरी रेलिंग जो है इसको अब दोबारा से मरम्मत करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। रोड के उस पार से, जो यहाँ से कम 60-70 मीटर की दूरी पर जो डिवाइडर पे गाड़ी टकराई और यहाँ से वो उछलती हुई सीधा इस स्पॉट पर आके गिरी, जहाँ पर आपको अभी भी जो यहाँ पर गाड़ी जली है उसकी वजह से यहाँ पर पूरी कालिक हो गई है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेलिंग्स इस एक्सीडेंट की वजह से टूट गई थी, उन्हें अब दोबारा से बनाया जा रहा है। आलोक दास के साथ
रुड़की हाईवे से मिलन शर्मा, आज तक। दोस्त कई बार नसीहतें देते हैं आपको, लेकिन आप उन नसीहतों को नहीं मानते। इसी तरह की एक नसीहत ऋषभ पंत को क्रिकेटर ने दी, और वो नसीहत ये थी कि आप तेज से गाड़ी ना चलाओ। दरअसल शिखर धवन और ऋषभ पंत आपस में बात कर रहे थे, और शिखर धवन से ऋषभ पंत ने कहा कि आप मुझे क्या नसीहत या क्या सलाह, क्या टिप्स देना चाहते हैं। तो शिखर धवन ने कहा कि गाड़ी आराम से चलाया कर। यार फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। यार फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। शायद ये एडवाइस मानी नहीं ऋषभ पंत ने, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी सुरक्षित हैं, खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, वो भी लगातार परिवार वालों के संपर्क में है। उन्होंने बात भी की, आपको सुनाते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं ऋषभ पंत वाले मसले पर जो बात करेंगे कि अभी क्या स्थिति है, आपसे बात हुई है क्या? नहीं, मेरी उनकी माँ से बात हुई है, माता जी से उनके, और राज्य सरकार की तरफ से सारे जो भी उनकी चिकित्सा के प्रबंध हैं सारे किए गए हैं। वहाँ से रुड़की में उनको एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है, और लगातार उनको अच्छी उपचार किया जा रहा है। गाड़ी से खुद ही वो तोड़ के निकले, कुछ लोगों ने हेल्प भी की, और एक कुछ लूटपाट की घटना भी, ऐसा भी कुछ सुनने में? नहीं, स्थानीय लोगों ने मदद की है। खबरें में आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वारदातें नहीं थम रहे हैं, और इस बार जिम मालिक की हत्या से पूरा प्रीत विहार का इलाका दहला हुआ है। 3 अपराधियों ने सरेआम जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर के बाहर हथियार लिए हुए 3 बदमाश कैमरे में कैद हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इनमें से किसी की गिरफ्तारी पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या आम आदमी सुरक्षित है, ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि एक जिम मालिक जो अपना जिम चलाता है, अपना व्यवसाय करता है, उसके दफ्तर में 3 अपराधी घुसते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं। वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, हत्या करके फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। हिमांशु हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है? क्या अपराधियों की शिनाख्त अभी तक नहीं कर पाई है पुलिस? क्या क्या पुलिस इस वक्त कर रही है इस मामले में? देखिए, पुलिस अभी तक न अपराधियों के बारे में उनकी पहचान कर पाई है, और न ही एग्जैक्ट मोटिव का पता लगा पाई है। हाँ, पुलिस इतना जरूर पता लगा पाई है कि बदमाशों का जो मोटिव था वो लूटपाट नहीं था। यानी ये क्लियर हो रहा है कि पर्सनल एनिमिटी था, और जो बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने पहले से ही कत्ल के इरादे से आए थे, रेकी करने के बाद आए थे। आप देखिए, मेन रोड पर ही विकास मार्ग पर यहाँ पर उनका जिम और स्पा था, और इसके ठीक ऊपर वहां पर उनका ऑफिस था। बदमाश सीधे जब पहुंचते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, और बाइक खड़ी करने के बाद वो सीधे ऑफिस की तरफ जाते हैं। यानी उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी राजीव कि कहां पर महेंद्र अग्रवाल बैठे हुए हैं और कहां पर उन्हें बाइक रोकनी है, और उसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है। क्योंकि देखिए, पुलिस को जब कॉल की गई, 100 नंबर की कॉल की गई, तो पुलिस का कहना है कि 3 मिनट के अंदर कॉल के बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। और अगर हम ये मान लें कि कॉल करने में 2 से 2.5 मिनट, यानी वारदात के 5 से 7 मिनट बाद पुलिस आ जाती है, और बदमाशों का यहाँ पर तब तक कोई सुराग नहीं मिलता। यानी कि वो इस पूरे इलाके से बेहद अच्छी तरीके से वाकिफ थे, क्योंकि देखिए 7:30 बजे ट्रैफिक पूरी तरीके से हैवी था। जो तमाम दुकानें हैं वो सब खुली हुई थी, अच्छी खासी भीड़ थी। तो इस भीड़ के बीच से वो निकल गए, यानी कि उस पूरे इलाके से वाकिफ थे। तो इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रख रही है। सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ जो महेंद्र के जानकार लोग थे, जो उनका बिजनेस था, जिम के अलावा जो जिम इक्विपमेंट का बिजनेस था, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। हिमांशु, देश की राजधानी में क्या एक आम आदमी अब सुरक्षित नहीं? प्रश्न ये है कि 3 बदमाश आते हैं, हैवी ट्रैफिक होता है, लोगों की आवाजाही होती है, ये अपनी मोटरसाइकिल लगाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, चले जाते हैं। यानी कि रैकी करके, चाहे रंजिश में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया हो, लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस जगह पर ये विकास मार्ग है, यहाँ पर किसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजधानी दिल्ली के विकास मार्ग पर शाम को 7:30 बजे
हथियारबंद बदमाश आते हैं। देखिए उनके पास रिवॉल्वर थी, बाइक से आते हैं तीनों, चेहरे को बांध रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ती, आते हैं वारदात को अंजाम देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वो भाग भी जाते हैं और पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाती। यानी कि लैप्सेस तो है ही है, कहीं ना कहीं कोई डर नहीं है बदमाशों के लिए, और इसीलिए उन्होंने इस जगह पर 7:30 बजे वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई और उसको अंजाम भी दे दिया। और हिमांशु, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जिस पुलिस को पहले तो इस घटना को होने से रोकना चाहिए था, रोकने के बाद चलो रोक नहीं पाए तो कम से कम अपराधियों को पकड़ना था। इस पूरे मामले में कुल मिलाकर पुलिस फेल साबित हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है और इस समय उत्तर भारत में लगभग सभी हिल स्टेशन सैलानियों से फुल हैं। भारी भीड़, क्या शिमला, क्या कुल्लू, क्या मनाली, हर जगह भारी भीड़ है। सिर्फ पर्यटक स्थल ही नहीं, मंदिरों में भी भीड़ नजर आ रही है। वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको जिस भी जगह की तस्वीर दिख रही है उसमें सिर्फ सैलानी, उनकी गाड़ियां और भीड़ नजर आ रही है। आप चाहे पहाड़ों को देख लीजिए, चाहे मैदानों को देख लीजिए, या आप बीचेस में देख लीजिए। गोवा में भी नए साल की धूम है। गोवा में भी रिजॉर्ट, होटल्स में कमरे मिलना बड़ा मुश्किल है। यही स्थिति पहाड़ों पर भी हो रही है कि वहां पर होटल में कमरे मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरी की जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो इस वक्त पहाड़ों के रुक रहे हैं। और उसी तरह जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कटरा से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट तैयार करके भेजी, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी द्योड़ी। दरअसल दर्शनी द्योड़ी ही प्रवेश द्वार है माता वैष्णो देवी की यात्रा का, और यहीं से 14 किलोमीटर लंबी जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। क्योंकि अब नववर्ष की पूर्व संध्या है तो इसको लेकर देश भर से श्रद्धालु जो हैं भारी संख्या में आ रहे हैं। इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, रियासी जिला प्रशासन हो, उन्होंने खासा इंतजाम किए हैं ताकि जो यात्रीगण हैं जो कि देश भर से आ रहे हैं उनकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो और उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पिछले वर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो दरमियानी रात थी उसमें एक दर्दनाक हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। 12 श्रद्धालु जो है उसमें उनकी मृत्यु हुई उस भगदड़ में, और कई अन्य श्रद्धालु जो है वो जख्मी भी हुए। तो पिछले वर्ष जो हादसा हुआ उसको देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी कई सारे कदम उठाए गए हैं, और इस बार चूंकि अब कोरोना वायरस की जो कहा जा रहा है कि चौथी लहर भी आ सकती है, उसको लेकर भी यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, रियासी जिला प्रशासन हो, उन्होंने खासा इंतजाम किए हैं और कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है यात्रीगण आए हैं, देश भर से आए हैं, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हिदायत दी है सभी यात्रियों को कि वो मास्क पहने। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि यात्रीगण जो कई हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, जबकि कई यात्री जो है वो मास्क पहने हुए हैं। हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन हिदायत दी गई है कि बेहतर होगा अगर लोग मास्क पहनकर यात्रा करें। जी आप बताइए, आपका नाम? अंकित। कहाँ से आए आप? सोनीपत हरियाणा। तो कितना उत्साह है माता के दर्शनों के लिए? बहुत ज्यादा उत्साह है। अच्छा। तो एक बार जय घोष लगा दीजिए। जय माता दी। मुझे बताइए, जय। आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहनेंगे सर। आपको पता है ना चौथी लहर का भी खतरा उत्पन्न हो चुका है। हाँ जी, वो तो मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी। तो मास्क क्यों नहीं पहने आप? पहनेंगे सर, अभी पहन रहे हैं। पहनेंगे। आप बताइए, आपका नाम? योगेंद्र गुप्ता। योगेंद्र गुप्ता। कहाँ से आए आप? बड़ौद से। बड़ौद से। बड़ौद, बागपत। बागपत उत्तर प्रदेश। हाँ जी। कितना उत्साह है यात्रा के लिए? बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा। तो आप तो मास्क पहने हुए हैं, आपको पता है दिशा निर्देश क्या है? हाँ जी, मालूम है जी सब। तो यहाँ देखिए जी, आप बताइए आपका नाम? भावना। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से आए आप? गंगा, राजस्थान। कितना उत्साह है यात्रा के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन आपने मास्क नहीं पहने? मास्क माता रानी बचाएगी। सीधा शिरडी आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, आप तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर नववर्ष से पहले कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं?
देखिए यहाँ पर शिरडी का ये नज़ारा है, दृश्य है, और जो पीछे का दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये शिरडी का द्वारकामय इलाका है और भक्तगण श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इस बार कोई निर्बंध यहाँ पर नहीं है। जो आंकड़े भी पहले के थे कि दिन में सिर्फ 15,000 लोगों को ही यहाँ पर इजाजत थी, आज वैसा कुछ भी नहीं है और लोगों में भी किसी भी प्रकार का डर कोरोना महामारी का नहीं है। अधिकतर जो लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जो आंकड़े की बात अगर मैं बताऊं तो पिछले 10 दिनों में तकरीबन 10 लाख लोगों ने यहाँ पर साईं बाबा के दर्शन लिए हैं और जो तेजी उद्योग में दिखाई दे रही है वो उससे भी एक रौनक मुस्कान यहाँ के उद्योग, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पर है। हमारे साथ यहाँ के जो पूर्व विश्वस्त है सचिन, उनसे पूछते हैं कि बदलाव क्या कुछ दिखाई दे रहा है। निर्बंध नहीं है, पॉजिटिविटी क्या दिखाई दे रही है? नए साल के स्वागत के लिए लोग भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में दाखिल हो रहे हैं। बहुत ही बड़ा बदलाव इस साल है। बिना निर्बंध के यहाँ पर बाबा के दर्शन करने साईं भक्त यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए शिरडी पूरी फुल हो चुकी है। अतिरिक्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाबा का आशीर्वाद लेने और बाबा का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरू करना ये भक्तों की मनोकामना है, वो आज पूरी तरीके से बिना निर्बंध पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल पूरे रिकॉर्ड जो है रश के वो टूट जाएंगे। आप कहाँ से हो? मैं शिरडी से हूँ और मैं साईं भक्त हाजी अब्दुल बाबा का वंशज हूँ। शिरडी में यहाँ पे बहुत हर्ष उल्लास का वातावरण है। नए वर्ष के स्वागत के लिए देश विदेश से सभी साईं भक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत हर्ष उल्लास का और बहुत काफी पैमाने पे भीड़ है और सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और इस साल के जो समाधि के ऊपर नए साल के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग तो बिल्कुल पंकज बहुत उत्साहित हैं। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। चीन में कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक, जिसमें चीन के अधिकारियों के साथ WHO ने एक बैठक की है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इसमें चीन से जानकारी मांगी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से पूछा कि रोकथाम के लिए आपने क्या किया। चीन से जीनोम सीक्वेंसिंग का भी डेटा मांगा गया है, रियल टाइम डेटा भी चीन से मांगा गया है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हुई है जिसमें चीन को निर्देशित किया गया है BA.7 और जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा WHO ने चीन से मांगा है ताकि विश्व को अवगत किया जा सके कि चीन में जो भयावह स्थिति है वो स्थिति क्यों है, कितना घातक और भयानक ये वायरस है और अन्य देश कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बर्फबारी हो रही है जिसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं नए साल पर पहाड़ों पर जश्न मनाने के लिए पहुंचने वाले लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम है, कई जगहों पर आवाजाही को खराब मौसम के चलते रोका गया है, लेकिन फिर भी जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। बर्फ से ढकी कारें, दूर दूर तक पहाड़ों पर सफेद चादर, मौसम की मार से बेहाल सड़कें, जिधर देखो सिर्फ आसमान से बरस रही आफत। पहाड़ों पर ठंड का कहर जारी है जिसने बर्फ का रूप ले लिया है। सबसे बुरा हाल हिमाचल का है, जहां अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। रोहतांग पास की ये तस्वीरें बता रही है सफर कितना मुश्किल है। बर्फ के बीच सड़क नदारद नजर आ रही है। वहीं अटल टनल के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बन गई है। बर्फबारी के बाद सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है।